हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इससे पहले वाले जो टॉपिक हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के अपने पास में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड होता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर किसी भी इंसुलेटर के ऊपर हमें चार्ज लेके आना है तो हम लोग काम में लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और किसी भी कंडक्टर के ऊपर हम लोग जब चार्ज लाएंगे तो उसका मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी हम लोग दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, सपोज करो मैंने मेरे दोनों हाथों को आपस में रब किया, तो रब करने से क्या होता है कि मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और इस वर्क डन से हीट जनरेट होती है। जैसे विंटर्स में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं, रब करने से हमें हीट जनरेट होती है, हीट फील होती है। सिमिलरली जब हम लोग दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और ये जो वर्क डन होता है हीट में कन्वर्ट होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालना है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ से ये जो एनर्जी होती है हम लोग किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में दे रहे हैं। तो सपोज करो मेरे पास में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ए और बी, मैंने इनको रब किया, हीट जनरेट हुई, और इस हीट से सपोज करो ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वहाँ कैसा चार्ज आता है बच्चों, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है यानी जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट जो होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होगा इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो फिनोमेना होता है, ये जो कंसेप्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। सपोज करो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की और यहाँ हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो जब भी हम लोग किसी भी एक ग्लास रॉड को हम लोग किससे रब करें, सिल्क क्लॉथ से रब करें। जब भी हम लोग किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग कैट स्किन को, बिल्ली की खाल को किससे रब करें, इसको हम लोग रब करें एक एबोनाइट की रॉड से। जैसे ग्लास होता है वैसे एक मटेरियल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एबोनाइट। तो जब भी हम लोग कैट स्किन को एबोनेट की रॉड से रब करते हैं तो हमें कैट स्किन में कैसा चार्ज मिलता है, पॉजिटिव, और एबोनेट रॉड पे कैसा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जनरेट करने के बाय फ्रिक्शन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बच्चों, आपने किया होगा कि जब भी हम लोग किसी भी कॉम्ब को अपने हेयर से रब करते हैं, जब भी हम लोग किसी कॉम्ब को हेयर से रब करते हैं और उस कॉम्ब को हम लोग डस्ट पार्टिकल्स के पास में लेके जाते हैं, तो वो जो कॉम्ब होता है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम लोग कॉम्ब को हेयर से रब करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। उस वर्क डन से हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने से कॉम्ब के ऊपर चार्ज आता है, और उस चार्ज की वजह से वो डस्ट पार्टिकल को अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सीबीएसई में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, वाई कॉम्ब डज नॉट अट्रैक्ट वाई कॉम्ब डज नॉट अट्रैक्ट वेट हेयर। मतलब जो गीले बाल होते हैं उससे कॉम्ब उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसका सिंपल सा आंसर है कि जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, इनसफिशिएंट होता है। फ्रिक्शन कैसा होता है, इनसफिशिएंट होता है, तो वहाँ से मैक्सिमम चार्ज आपको नहीं मिल पाता, और चार्ज कम मिलने की वजह से वो क्या करता है, हेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और आया था इसका एग्जाम में। क्वेश्चन ये आया था कि वाई टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। वाई टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ये जो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वो हम लोग किसके बनाते हैं, वो हम लोग बनाते हैं कंडक्टिंग मटेरियल के। क्यों, देखो बच्चों सिंपल सा एग्जाम्पल, जब एक एरोप्लेन एयर के अंदर फ्लाई करता है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल से टकराता है। ये सपोज करो एयर है, डस्ट पार्टिकल है, जब एरोप्लेन से टकराएगा तो इस एरोप्लेन पर ड्यू टू फ्रिक्शन बहुत सारा चार्ज आता है। जब ये एरोप्लेन लैंड करता है, ग्राउंड के ऊपर लैंड करेगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा चार्ज है। अगर किसी आदमी ने इस एरोप्लेन को टच कर दिया
तो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो उसकी बॉडी के थ्रू कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अर्थ जो होती है वो उसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब अर्थ कितना भी चार्ज ले सकती है, अर्थ कितना भी चार्ज दे सकती है, इससे उसके पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई आदमी इस एरोप्लेन को टच करेगा तो उससे बहुत भयंकर शॉक लगेगा और हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। इसलिए जो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वो हम लोग किसके बनाते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि जब भी एरोप्लेन जैसे ही लैंड करेगा, टायर किसके बने, कंडक्टर के बने, तो जितना भी चार्ज एरोप्लेन के ऊपर है वो कंडक्टर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और एरोप्लेन वापस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए इसके जो टायर्स होते हैं वो हम लोग किसके बनाते हैं, और टायर्स हम लोग बनाते हैं कंडक्टिंग मटीरियल के। ठीक है बच्चों, तो ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट अपना लोग मेथड है चार्जिंग का, उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन की नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसमें हमें दो कंडक्टर्स को आपस में कांटेक्ट में लाना होता है, दो कंडक्टर्स को हमें आपस में कांटेक्ट में लाना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में दो स्फीयर्स हैं, इसको मैंने नाम दिया स्फीयर ए और इसको मैंने नाम दिया स्फीयर बी। स्फीयर ए पे जो चार्ज है वो कितना है, Q1, और स्फीयर बी पे इनिशियल चार्ज आपने एज्यूम कर लिया कितना है, Q2। स्फीयर ए की रेडियस आपने एज्यूम कर ली R1, एंड कंडक्टर जो बी है या स्फीयर बी की रेडियस आपने कितनी एज्यूम कर ली, R2। अच्छा, जब भी कोई कंडक्टर है जिसको हम लोग चार्ज देते हैं तो वहाँ पे हमेशा पोटेंशियल बनता है, उसका फॉर्मूला होता है V = KQ/R1। ये पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। V = KQ1/R1। K यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, Q1 चार्ज हो गया और R साइज यानी रेडियस हो गया। सिमिलरली B का जो पोटेंशियल होगा V2 = KQ2 कितना होगा, R2। इनिशियली इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ चार्ज, कि इसके अंदर कितना चार्ज फिल किया हुआ है किसी भी कंडक्टर में, उसे हम लोग बोलते हैं उसका पोटेंशियल। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में दो वाटर टैंक है, मेरे पास में दो डिफरेंट साइज के दो वाटर टैंक हैं, और इन दोनों वाटर टैंक को मैंने पाइप के थ्रू आपस में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने लगा दिया एक वॉल्व, यहाँ मैंने एक वॉल्व लगा दिया। ये जो टैंक है इसमें जो वाटर का लेवल है, अभी जो अपना वॉल्व है वो कैसा है, वॉल्व अभी क्लोज है, मतलब वाटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ये जो टैंक ए है इसमें जो वाटर का लेवल है वो कितना है, वो वाटर यहाँ तक फिल किया हुआ है, और टैंक बी में जो वाटर का लेवल है वो कितना है, वाटर यहाँ तक फिल किया हुआ है। यानी कि इस वाले केस में इसका जो पोटेंशियल है, वाटर का जो पोटेंशियल है वो यहाँ तक है, और इस वाले केस में वाटर का जो पोटेंशियल है वो यहाँ तक है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से इस वॉल्व को ओपन कर दिया, अगर मैंने यहाँ से इस वॉल्व को खोल दिया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वाटर है ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों टैंक में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। वाटर का लेवल इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो जब भी हम लोग इन दोनों कंडक्टर को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा बेटा, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। क्या इससे इसकी साइज़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, इससे कंडक्टर की साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि ए की रेडियस अब भी कितनी रहेगी, R1, और बी की रेडियस अब भी कितनी है, R2। ए पे मान लेते हैं फाइनल चार्ज कितना आ गया, Q1 डैश, और इस पे कितना आ गया, Q2 डैश। क्यों, क्योंकि चार्ज तो फ्लो करेगा हायर टू लोअर। और फाइनली दोनों का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल पोटेंशियल V यहाँ इसका पोटेंशियल हो गया KQ1 डैश अपॉन R1। सिमिलरली बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2 डैश अपॉन R2। दोनों टैंक का, दोनों कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, तो KQ1 डैश अपॉन R1 विल बी इक्वल टू KQ2 डैश अपॉन R2। के से के कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो बेटा एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकल के सामने आ रहा है कि Q1 डैश अपॉन R1 विल बी इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2, और वी कैन से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R2। मतलब अगर इन दोनों कंडक्टर्स को जब हम लोग किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा इनकी साइज़ के रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब क्या हुआ कि जिस टैंक की साइज़ ज़्यादा होगी उसमें फाइनली ज़्यादा वाटर आएगा, और जिसकी साइज़ कम होगी उसमें फाइनली कम वाटर आएगा।
जाएगा। तो यानी कि चार्ज भी हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होता है, चार्ज हमेशा साइड की रेशियो में या फिर आप कह सकते हैं रेडियस की रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि फाइनली इस कंडक्टर पे कितना चार्ज आया या इस कंडक्टर पे कितना चार्ज आया, मतलब मुझे Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग +1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। +1 मैंने ऐड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन LCM Q2 डैश विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2। नाउ Q2 डैश विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। आपको पता है बेटा चार्ज ऑलवेज कैसा रहता है, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि जितना चार्ज पहले था सिस्टम का उतना ही चार्ज फाइनल बाद में रहेगा। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें, तो यहाँ पुट करने पे Q2 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 डैश इक्वल टू आ गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। सिमिलरली अगर हम लोग Q1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q1 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 डैश विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग फाइनल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल कंडीशन क्या है, इफ़ R1 इक्वल टू R2, अगर दोनों टैंक की साइज इक्वल हो या दोनों कंडक्टर इक्वल साइज के हो, आइडेंटिकल हो, देन Q1 डैश विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करें तो Q1 डैश इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब अगर दोनों टैंक की साइज इक्वल है तो Q1 डैश और Q2 डैश हमेशा इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है बच्चों, ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज करो आपको दो कंडक्टर गिवन है, कंडक्टर ए एंड ये आपको गिवन है कंडक्टर बी। कंडक्टर ए की साइज आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। कंडक्टर ए पे इनिशियली आपको चार्ज गिवन है 5 माइक्रोकुलाम, कंडक्टर बी पे इनिशियल चार्ज आपको गिवन है 10 माइक्रोकुलाम। आफ्टर कनेक्टिंग व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द कंडक्टर्स ए एंड बी। आफ्टर इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद में ए और बी पे फाइनल चार्ज कितना होगा, तो Q1 डैश इक्वल टू Q1 डैश R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। तो ए पे कितना फाइनल चार्ज आएगा बेटा, ए पे फाइनल चार्ज आएगा 6 माइक्रोकुलाम। सिमिलरली बी पे कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना है 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम। ये जो कंसेप्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, ये जो वर्ड आया इंडक्शन, ये वर्ड आया इंड्यूस होना। इंड्यूस होना मतलब प्रेरित होना, मतलब अगर किसी भी एक कंडक्टर पे चार्ज है तो सिमिलरली जो दूसरा कंडक्टर है वो भी क्या चाहेगा, वो भी चाहेगा कि उसके ऊपर भी चार्ज आए। तो इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों कंडक्टर्स को कभी हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में कभी भी दो कंडक्टर्स एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। हम लोग केवल क्या करते हैं, उनको जस्ट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास में एक कंडक्टर है और इनिशियली इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज मतलब 0 का मतलब हुआ कि इनिशियली ये कितना है, न्यूट्रल है। इस कंडक्टर को हमने रखा एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने क्यों रखा, क्योंकि चार्ज यहाँ से अर्थ के अंदर ट्रांसफर ना हो। हमें क्या करना है, हम इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज लेके आना है। इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरी रॉड लेके आते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एक रॉड लेके आया, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कंडक्टर न्यूट्रल है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी है। इस रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है उस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा, वो सरफेस के ऊपर आएगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से रिपेल होकर कहाँ जाएगा, इसकी दूसरी सरफेस पे जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल कर रहा है, बट इस पॉजिटिव चार्ज को पाथ नहीं मिल रहा है आगे मूव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो कंडक्टर है इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। जो सिंबल होता है इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अर्थ को हम लोग बोलते हैं ओशियन ऑफ चार्जेज। अर्थ के अंदर बहुत सारा चार्ज है। जैसे ही मैंने यहाँ से इसको अर्थ किया, अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इसके इस सरफेस का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अर्थ को ट्रांसफ़र हो गया। और
ये सरफेस पे अभी चार्ज कितना होगा, 0, केवल एक नेगेटिव चार्ज है तो इस प्लस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम लोग ये जो रॉड लेके आए हैं पॉजिटिव चार्ज, ये जो रॉड है इसको यहाँ से हटा दें और यहाँ से इसको अर्थिंग भी हटा दें। तो इससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली इस कंडक्टर पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे तो इस कंडक्टर पे फाइनल चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। यानी कि अगर हम लोग इस रॉड को नेगेटिवली चार्ज लेके आए तो फाइनल कंडक्टर पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इंडक्शन में कभी भी दो कंडक्टर से एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। दूसरी बात आपको लर्न करनी है, इंडक्शन में हमेशा जो चार्ज का नेचर होता है, जो इंड्यूस चार्ज का नेचर होता है वो जस्ट अपोजिट नेचर का होता है। इंड्यूस चार्ज हमेशा अपोजिट नेचर का होता है। तीसरी बात, गौर से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ फोर्स कौन सा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। मतलब जो फोर्स लग रहा है यहाँ वो कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। गुलाम ने ये बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर दिन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा या रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। वेरी गुड, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के बीच का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है। तो यानी कि यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ नेट फोर्स कैसा होगा तो आप बोलेंगे सर नेट फोर्स कैसा होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई न्यूट्रल बॉडी कभी अट्रैक्ट हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, गौर से सुनना। क्या कभी न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है? इसका आंसर है यस। यहाँ देखिए नेट फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, बिल्कुल ही अट्रैक्ट हो रही है। यस, इन इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड। इंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने बात की कि इसके ऊपर जो चार्ज आता है इसके ऊपर, इसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज। फाइनल चार्ज हम लोग इस पर क्यू डैश अज्यूम कर लेते हैं, और जो चार्ज हम लोग जिससे हम लोग इसको इंड्यूस करते हैं उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज़्यादा नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कौन सा चार्ज हुआ, मैं हो गया इंड्यूसिंग चार्ज, और आपको समझ में आ रहा है वो, तो आप कौन सा हो गया, आप हो गया इंड्यूस्ड चार्ज। अब आपको जो समझ में आएगा वो तो या तो 100% आएगा, या मैंने जो समझाया उससे कुछ कम आएगा, 80% 90% आएगा। इसका मतलब इंड्यूसिंग चार्ज की वैल्यू कभी भी इंड्यूस चार्ज से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम लोग इंड्यूस चार्ज की वैल्यू की बात करें तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू डैश इक्वल टू क्यू 1-1/एप्सिलॉन आर। यहाँ जो एप्सिलॉन आर होता है उसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होती है, और एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर मोर देन 1 होगी तो क्यू डैश की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी, तो क्यू डैश इक्वल टू कितना होगा, क्यू, या फिर लेस देन होगा क्यू। यानी कि इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो कंसेप्ट होता है बेटा इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है आपको कि सपोज करो आपको 3 स्फेयर्स गिवन है, कंडक्टिंग स्फेयर ए बी एंड सी। ये स्फेयर आपको गिवन है ए, ये बी एंड ये सी। ये कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं और तीनों कॉन्टैक्ट में। अगर हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव रॉड लेके आए, अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव रॉड लेके आऊँ तो फाइनली आपको ये बताना है कि ए पे कैसा चार्ज आएगा, बी पे कैसा चार्ज आएगा और सी पे कैसा चार्ज आएगा। देखो बेटा ये कॉन्टैक्ट में है, नेगेटिव रॉड हम लोग लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा ये नेगेटिव क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और इन तीनों के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, इस सरफेस के ऊपर जाएगा। तो फाइनली ए पे कैसा चार्ज आएगा, ए पॉजिटिवली चार्ज होगा, बी पे चार्ज कितना रहेगा 0, और सी पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा।